श्रोताओं, आज तो आप भी कहेंगे कि हम रेडियो बूस्ट का स्टाफ कितना सौभाग्यशाली। कारण बहुत विदित है कि आज हमारी रिक्वेस्ट पे मेजर जनरल अश्विनी श्रीवास आज फिर से हमारे पास हैं, हमारे साथ हैं और अपने ब्रिलियंट व्यूज शेयर करने के लिए हमारे रेडियो में पधारे हुए हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत खैर मकदम। आप हमारे पास हमारे छोटे से इनविटेशन पर आ जाते हैं, ये आपके बड़प्पन को जो है इंडिकेट करता है। और अक्सर मैं अपनी भाषा में एक बात कहा करता हूँ जो मैं आपको भी कहना चाहता हूँ कि वो शख्स जो तुमसे झुक के मिला होगा, यकीनन उसका कद तुमसे बड़ा होगा। तो अपने इस बड़े कद के मेजर जनरल को हम सैल्यूट करते हुए उनका स्वागत करते हैं। सर, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। मेजर जनरल अश्विनी, आज हम आपसे आज के सबसे करंट टॉपिक पर बात करना चाहेंगे, आपकी राय लेना चाहेंगे और 1 to 1 मैं और मेरी टीम आज आपसे बात करेंगे और आप हमें एनलाइटन करेंगे विद रेफरेंस टू द फाइट, द वार विच इज गोइंग ऑन बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन। सर, आपसे गुजारिश है कि इनकी थोड़ी सी बैकग्राउंड बताते हुए आप इनकी वार स्थिति के बारे में और इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होने जा रहे हैं, क्योंकि बहुत लंबा खिंच गया है। तो सर, आप प्लीज बताने का कष्ट करें कि बैकग्राउंड क्या रही, क्यों ये दोनों मुल्क आपस में इस तरह से भिड़ गए कि पूरे विश्व के लिए आज एक खतरा बन के सामने आ रहे। हाँ, देखो, ये सच्चाई है। आज पूरे वर्ल्ड के सामने ऐसा लगता है कि कहीं तीसरा महायुद्ध या कोई न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट हो ना हो जाए। जी, ये सच्चाई है, ऐसा माहौल पैदा हो गया जी। मगर अगर आप इसकी हिस्ट्री देखें तो आप जाएं पीछे, जब सोवियत यूनियन होता था और 1990s के अंदर सोवियत यूनियन के अलग अलग हिस्से हो गए, कम से कम 12 से 15 कंट्री बाहर निकले और जो कंट्री मेन रहेगी वो रूस रहेगी। उस समय अगर आपको पता हो तो कोल्ड वार चला हुआ था, तो दो टुकड़े थे, एक नेटो और वार्सो। नेटो जो थे वो वेस्टर्न यूरोपियन कंट्री जिसके साथ अमेरिका था, वार्सो पैक्ट वो था ईस्ट जो यूरोपियन कंट्री जो कि सोवियत यूनियन जिनका लीडर था। जी, क्योंकि 1990 में सोवियत यूनियन का एक प्रकार से विभाजन हो गया, तो वार्सा जो पैक्ट था वार्सा कंट्रीज का, वो फिर सीज टू एग्जिस्ट। जब उसको वो नहीं रहा तो फिर बातचीत आई कि नेटो फिर क्यों है। क्योंकि जब नेटो था वो वार्सा पैक्ट कंट्रीज के अगेंस्ट था, मगर फिर भी उन्होंने बोला नहीं, नेटो रहेगा। मगर ये विश्वास दिलाएगा रूस को कि नेटो जो है वो फैलेगा नहीं और वो ईस्ट की तरफ नहीं आएगा, सीमित रहेगा, वो अपने सीमित रहेगा। मगर ऐसा नहीं हुआ। 1994 में ही बाल्टिक स्टेट जो कि पहले रूस का सोवियत यूनियन का हिस्सा थी, जो कि इस्टोनिया, लात्विया और लिथुआनिया, वो नेटो में शामिल हो गए और धीरे धीरे जहां 12 देश थे वो अब बढ़ के 30 देश। और ऐसा होगा कि ये जो प्रॉमिस किया गया था कि ईस्ट की तरफ हम एक्सपेंड नहीं करेंगे, वो नहीं हुआ। और अब ऐसी नौबत आ गई कि यूक्रेन जो है वो भी एक प्रकार से नेटो में शामिल होने के लिए तैयारी कर वो रूस के लिए एक रेड लाइन थी। रूस ने बहुत साफ सुथरे शब्दों में बोला, अगर यूक्रेन जो शामिल हो जाता है नेटो का, इसका मतलब नेटो की फोर्सेस हमारे दरवाजे पे आ जाएंगी। जी, ये हमारी जो एक प्रकार फ्रीडम के लिए बहुत बड़ा खतरा है। जी, तो वो ये चाहते थे कि जेलेंस्की जो कि प्रेसिडेंट हैं यूक्रेन के, वो विश्वास दिलाएं कि वो नेटो में नहीं जाएंगे, या यूरोपियन कंट्री विश्वास दिलाएं इसको नेटो में नहीं लेंगे।
अगर ऐसा करेंगे नेटो में तो हम किसी हद तक जा सकते हैं, Yes. यकीन कराने के लिए Yes. कि ये नेटो का हिस्सा ना बने, क्योंकि वो हमारे अस्तित्व के ऊपर अटैक है, मगर ऐसा नहीं हुआ। बीच में एक बात जानना चाहता हूँ सर, इन दिस बैकग्राउंड which you have also explained very well, sir, somewhere it appears that Russia is justified to attack Ukraine. देखो, मैं ये नहीं कहूँगा जस्टिफाइड, क्योंकि देखो टेरिटोरियल और इंटीग्रिटी और सॉवरेनिटी के ऊपर आप हमला करते हैं, वो आप किसी हिसाब से भी उसको जस्टिफाई नहीं कर सकते। बट सर, मगर मैं ये कह रहा हूँ कि उसने वजह बताई यस कि कहीं ना कहीं ये युद्ध टल सकता था। Yes. अगर यूक्रेन के प्रेसिडेंट ये बोल देते कि हम नेटो में शामिल नहीं होंगे, हाँ। और या नेटो कंट्री बोल देती हम नहीं देंगे, हाँ। तो ये युद्ध टल सकता था, इसमें कोई शक नहीं। ठीक। तो युद्ध का मेन रीजन ना टलने का रूस नहीं है, बल्कि नेटो कंट्रीज और यूक्रेन है। Yes. मगर ये भी सच है कि आप कुछ भी हो, आप किसी देश पे अटैक तो नहीं कर सकते, हमला तो नहीं कर सकते। अगर ऐसा होगा, आज की तारीख में जो छोटे छोटे देश हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर, जो 100-150 हैं, वो भी इतने वल्नरेबल फील करने लगे हैं कि आज यूक्रेन कल हम, तो आज होगा क्या, एक हथियारों की होड़ होगी है, वो सभी के सभी हथियार लेने की कोशिश कर रहे हैं अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, और उसके साथ साथ कलेक्टिव सिक्योरिटी की तरफ जा रहे हैं, नेटो में जाए या किसी और में। तो ये बात, तो मैं आगे जब समझा रहा था, हुआ क्या कि यूक्रेन ने ये विश्वास नहीं दिलाया, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं जो व्लादिमीर पुतिन हैं, जो रूस के प्रेसिडेंट, उनको लगा कि भाई अभी तो कुछ करना पड़ेगा। और उन्होंने जो है 24 फरवरी को यूक्रेन पे इन्वेजन कर दिया, और उन्होंने ये बोला हम स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन कर रहे हैं, हमारा एम है डीनाजिफिकेशन, डीमिलिटराइजेशन, और यकीन करना कि यूक्रेन नेटो में शामिल ना हो। और 24 तारीख को पहले उन्होंने लिया जो ईस्ट यूक्रेन का हिस्सा है डॉनबस, जहां पर डॉन्स्टक और लुहांस्क का एरिया है, और उसके बाद ये सोच विचार किया था लोगों ने कि शायद वो आगे नहीं बढ़ेगा, क्योंकि इतने इलाके से उसको बफर जोन मिल रहा है। यस, तो अब इतने, और जितने मिलिट्री स्ट्रेटेजिशियन थे, ज्यादातर की ये राय थी कि रूस इससे आगे नहीं बढ़ेगा, मगर रूस बढ़ा, और रूस की जो उसकी कैपिटल है उसके घेरा डाला, खार्किव जो फाइनेंशियल कैपिटल, उस पर भी घेरा डाला, और बड़े जोरों से 3 तरफ से अटैक किया। एक तो उसने किया ईस्ट से डॉनबस के एरिया में, एक नीचे से साउथ से क्रीमिया जो उसने 2014 में लिया था यूक्रेन का हिस्से को, और एक जो था उसने नॉर्थ से किया, बेलारूस से, जो देश उसके नजदीक था। जब उसने अटैक किया तो सबने ये सोचा था कि ये युद्ध जो है अगले 10-15 दिन में खत्म हो जाएगा। उसकी वजह ये थी कि जो रूस है वो सेकंड मिलिट्री पावर है, वो $60 बिलियन उसने खर्च किया था अभी पैसा मिलिट्री स्पेंडिंग में, और यूक्रेन एक छोटा देश है जो कि 22वां मिलिट्री पावर है, $2-3 बिलियन खर्च करता है। अगर आप टैंक देखें, हवाई जहाज देखें, शिप देखें, एयर डिफेंस वेपन देखें, तो 8 से 10 गुना शक्ति ज्यादा है रूस की। तो ऐसे में सबने ये सोचा था यूक्रेन रूस के सामने कहीं नहीं, इट में लास्ट हार्डली फॉर 15-20 डेज, मगर ऐसा नहीं। ये सच्चाई है कि यूक्रेन ने बहुत ही ज्यादा रजिस्टर किया, उसकी 3-4 वजह है। एक तो कहीं ना कहीं जेलेंस्की है, जो उसके प्रेसिडेंट है, उनकी इंस्पायरेशनल लीडरशिप। सेकंड, उसका क्या हुआ कि जो हथियार मिले नेटो से, जो हथियार मिले उन्होंने गेम चेंजर हैं। जैसे एक है जेवलिन मिसाइल जो एंटी टैंक है, टैंकों को बर्बाद किया, वो बहुत टैंकों को बर्बाद किया रूस के। T-90, T-72 जो हमारे पास में, उसी के पास एक है शोल्डर फायर एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल स्टिंगर, याद होगा आपको, अफगानिस्तान में भी यूज होती, उससे काफी हेलीकॉप्टर और जहाजों को गिरा दिया। फिर है एक स्विच ब्लेड ड्रोन, क्योंकि ड्रोन अगर आपका मैं ध्यान ले जाऊं कि अजरबैजान और अर्मेनिया की लड़ाई में अजरबैजान की जीत का मेन कारण था टर्की इजराइल से दिए हुए ड्रोन, तो ड्रोन ने भी बहुत बड़ा रोल किया। तो हुआ क्या कि जो ओवर कॉन्फिडेंट रूस था कि मैं 15-20 दिन के अंदर इसको जीत लूंगा, उसको बहुत बड़ा धक्का लगा। कीव और खार्किव नहीं गिरे, और उसको स्ट्रेटेजी चेंज करनी पड़ी, उसका बड़ा नुकसान हुआ, उसके टैंक काफी बर्बाद हुए, उसके हेलीकॉप्टर बर्बाद हुए, और उसने अपने आप को रिकॉयल किया।
Yes. उसने सोचा कि मैंने ज्यादा आई बिटन मोर देन इट कैन चू। Okay. ईस्ट यूक्रेन वो सोच रहा था कि मैं जो कीव है उसके अंदर जो नापियर नदी आती है उसका ईस्ट का इलाका पूरा ले लूंगा और वेस्ट वाला इलाका छोड़ दूंगा। मगर ऐसा नहीं हुआ, वो रिकॉयल करके फिर ईस्ट यूक्रेन में आ गया, डॉनबस एरिया। अब वो डॉनबस के इलाके में ही एक प्रकार से कंसंट्रेट कर रहा है, जो स्टार्ट हो जाता है आपका खार्किव से। ये डॉनबस का एरिया जो लुहानस्क और डोनेत्स्क जिसने फ्री डिक्लेयर किया था जिसको, उसके बाद मारियापोल जहाँ लड़ाई चली है बहुत, और मारियापोल इसलिए चाहिए उसको क्योंकि डॉनबस का इलाका क्रीमिया से जोड़ना चाहता है। तो वो एक लैंड ब्रिज है और कहीं ना कहीं 2-3 पोर्ट लेना चाहता है, उड़ीसा और खारासोन, जिससे वो सी ऑफ अजाव और ब्लैक सी को डोमिनेट कर सके। अब उसका मेन एम ये है। मगर ऐसा देखते हुए अमेरिका और नेटो ने क्या किया, अभी उन्होंने अभी तक तो दिए थे डिफेंसिव वेपन जो कि डिफेंस करते थे। अब उसने ऑफेंसिव हथियार भी दे दिए, मतलब टैंक्स दे दिए, एयरक्राफ्ट दे दिए, और उसके बाद अटैक हेक्टर दे दिए, आर्टी गन दे दी। अब क्या है, लड़ाई डोनबस में बहुत जोरों से चली। अब ये लड़ाई लंबी खिंचेगी क्योंकि रूस रुकने का नाम नहीं लेगा, यूक्रेन झुकने का नाम नहीं लेगा। उसको हथियार मिलते जा रहे हैं, इट इज एडिंग फ्यूल टू द फायर, तो वो चलता रहेगा। अब इसका आगे क्या होगा ये बताना बड़ा मुश्किल है, मगर सच्चाई ये है कि इसके अंदर 3-4 चीजें हुई हैं जो वर्ल्ड को अभी बहुत बड़ी चीजें हुई हैं। एक तो मैं बता रहा था मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं ना कहीं ऐसा लगता है रूस की जो मिलिट्री पावर है उस पर धक्का लगा है। जो सोचा था कि एक स्ट्रॉन्ग मिलिट्री पावर है, और वो दर्शाता है जब तक आप बैटल हार्डन नहीं है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर की लड़ाई के ऊपर आप नहीं चल सकते। आज वक्त चेंज हो गया। बड़ा शोर सुनते थे दिल में, हाँ, तो जब चीर के देखा तो खून कतरा वो बात है। तो जैसे कहीं ना कहीं गलवान में चीन के साथ हो, तो ऐसे में एक तो ये है। दूसरा जो है ये देखा गया है कि जो छोटी छोटी कंट्रियां हैं वो अभी हथियार खरीदने लगी हैं अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। उनको लगता है कि यूक्रेन के बाद हम भी हो सकते हैं। फिनलैंड और स्वीडन जैसी कंट्रियां जो न्यूट्रल रहना चाहती थी, वो यूरोपियन यूनियन का हिस्सा है, मगर वो नेटो में नहीं होना चाहती थी। वो कहते थे हम न्यूट्रल रहेंगे, आज वो भी नेटो में हासिल होना चाहते हैं, वो शामिल होना चाहते हैं। ये होगा। अब पूरे वर्ल्ड के अंदर फूड जो कि क्योंकि ये यूक्रेन और रूस का इलाका है, उसको ग्रेन बास्केट बोला जाता था, ब्रेड बास्केट, वो वहां पर नुकसान हो गया तो खाने की बड़ी कमी होगी पूरे वर्ल्ड में। पूरे वर्ल्ड की जो जीडीपी 3 से 4% श्रिंक कर दी है। उसके बाद जो ऑयल था वो और गैस की कमी होगी, वो मैं थोड़ा आगे समझाता हूँ वो कैसे हुई है, और फर्टिलाइजर। पूरे वर्ल्ड के अंदर इन्फ्लेशन रेट बहुत बढ़ गया। अब हुआ क्या है कि यूरोप एक प्रकार से रूस के ऊपर प्रेशर डाल रहा है कि अगर आप नहीं रुकोगे तो आपके ऊपर हम इकोनॉमिक सैंक्शन डालते हैं। यूरोप अभी आप क्वेश्चन पूछा जाएगा कि यूक्रेन को आप लोगों ने उकसाया और यूक्रेन अकेला लड़ रहा है, हथियार तो आप दे रहे हैं, पर आप यूक्रेन की और मदद क्यों नहीं कर रहे? उसकी वजह यह है कि क्योंकि यूक्रेन नेटो का हिस्सा नहीं है, आर्टिकल 5 इन्वोक नहीं होता नेटो कॉन्स्टिट्यूशन का। अगर नेटो किसी देश पे हमला होता है तो ऐसे माना जाएगा नेटो पे हमला, मगर ऐसा तो नहीं है, यूक्रेन तो उसका हिस्सा नहीं है, इसलिए बूट्स ऑन ग्राउंड नहीं आ सकते थे, ना नो फ्लाइंग जोन बना देता। इसका मतलब डायरेक्ट नेटो और अमेरिका इन्वॉल्व नहीं करना चाहता, मगर मदद करता रहा। मगर हुआ क्या कि उन्होंने कहा कि अगर रूस नहीं मानेगा हम इसके ऊपर सैंक्शन लगाते हैं। वो तो लगानी शुरू कर रखी, बहुत ज्यादा लगा दी। अब वो सैंक्शनें जो हैं कितना इफेक्ट करेंगी वो समय बताएगा। उसकी वजह हो क्या रहा है कि जो रूस, मैंने जैसे आपको बताया कि वो नंबर 2 मिलिट्री पावर तो है, पर इकोनॉमिकली इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। इकोनॉमिकली वो 12वें नंबर पे है। उसकी जो इकोनॉमी है 1.43 ट्रिलियन डॉलर है, जबकि भारत की जो इकोनॉमी आप 3 ट्रिलियन डॉलर से ज्यादा है। और उसका जो मेन 2 ही चीज है जिससे वो पैसा कमाता है, एक तो गैस और एनर्जी,
और गैस और ऑयल, और एक है मिलिट्री हार्डवेयर बेस्ड है। इसका जो गैस है वो 40% जो है वो यूरोप को जाता है। जो इसकी नॉर्थ स्ट्रीम 2 अभी बनी है, नॉर्थ स्ट्रीम 1, तो पाइपलाइन बिछी हुई है यूरोप से, जो कि ईस्ट यूरोपियन कंट्री से निकल के वो जाती है जर्मनी, फ्रांस, इटली वगैरह। तो गैस वहां बहुत जरूरत है, सर्दियों में गैस के बगैर नहीं। और वहां पर हाइडल प्रोजेक्ट जो उनके गैस के जो पावर प्लांट भी गैस से चलते हैं। इसी प्रकार 35% अभी ऑयल भी दिया जा रहा है। अब क्वेश्चन आता है कि जब सैंक्शन लगा दे कि हम गैस और ऑयल वहां से ले लेंगे, क्या यूरोप गैस और ऑयल के बगैर रह सकता है? क्या ये प्रेशर अभी रूस ने उल्टा डाला कि हम बल्गेरिया और के ऊपर और पोलैंड को हम ऑयल देना बंद कर देंगे, हम जो है इनसे रूबल लेंगे, हम डॉलर में नहीं करेंगे, क्योंकि इनको जो कि रूस है उसको जो एक इंटरनेशनल बैंकिंग सिस्टम है उससे इन्होंने निकाल दिया था, स्विफ्ट से। मगर हो क्या रहा है, अभी एक ऑल्टरनेटिव बैंकिंग सिस्टम आने लगा। वो कहते हैं कि भाई हम वाटर सिस्टम से करेंगे, हम रूबल रुपी से करेंगे। तो सच्चाई ये है, क्या ये जो ऑयल और गैस आज रूस से आ रही है यूरोप को, वो जल्दी बंद हो जाएगी? वो कहते नहीं, वो कह रहे हैं 2-3 साल लगेंगे। हम डिपेंडेंसी कैसे दूर कर सकते हैं? हमारा तो सब कुछ डिपेंडेंट इस गैस और ऑयल पे, स्पेशली जर्मनी, फ्रांस और जर्मनी तो पर्टिकुलरली बोल रहा है बिल्कुल। तो अब सिचुएशन क्या है कि बल्कि उन्होंने और ज्यादा खरीदी है अभी 2-3 दिन। तो अब आपने आज सर ये बताने का मकसद क्या है? बताने का मकसद ये है क्योंकि भारत पे बहुत प्रेशर डाला जा रहा था कि आप जो है न्यूट्रल स्टांस क्यों ले रहे हैं, आप क्रिटिसाइज करें रूस को जिस प्रकार से उसने सॉवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी यूक्रेन की को वायलेट किया है। तो भारत ने कहा था कि हम किसी के साथ नहीं, हम पीस के साथ है, शांति के साथ। हम चाहते हैं डिप्लोमेसी और डायलॉग से कोई ना कोई हल निकलना चाहिए, बैठ के बातचीत होनी चाहिए, युद्ध बंद होना चाहिए। तो भारत का ये नजरिया है, और भारत यूक्रेन को भी मदद दे रहा है काफी, मेडिसिन और उसके बाद आपके खाना पीना। अब सिचुएशन ये आई है कि भारत के ऊपर प्रेशर डाल रहा था अमेरिका ने, क्योंकि हम स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं, हम अमेरिका के भी स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं। 2000 से 4 फाउंडेशन एग्रीमेंट, लीमियो, कोंकासा, बेका, और इसी प्रकार से हम रूस के बहुत नजदीक हैं। कौन भूल सकता है 1971 की फ्रेंडशिप ट्रीटी, और जब भी कभी कश्मीर की बात आई है यूएन में, हमारे साथ है। तो भारत ने एक बहुत पहले स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का मुजाहरा किया, और भारत ने कहा है कि हम ऑयल जो है आज डिस्काउंटेड रेट पे रूस दे रहा है तो हम लेंगे। जब आप यूरोप ले रहा है और यूरोप कम नहीं कर रहा, तो अमेरिका हम पे प्रेशर क्यों डाला है? डॉक्टर एस जयशंकर ने धज्जियां जिस प्रकार से उसने जवाबदारी की कि हमने, तो आज सच्चाई ये है कि सिचुएशन ये है कि अभी 80 दिन के करीब हो गए हैं, और अभी भी लड़ाई बड़ी जोरों से चल रही है। आगे ये लड़ाई क्या मोड़ लेगी इसका कहना बड़ा मुश्किल है। पूरे वर्ल्ड में बहुत नुकसान हो रहा है, इन्फ्लेशन रेट बढ़ गया है, खाना, फूड, फ्यूल और फर्टिलाइजर की जो है बहुत ज्यादा शॉर्टेज हो गई है। छोटे छोटे पुअर कंट्री और डेवलपिंग कंट्री को बहुत नुकसान हो रहा है। एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बन के आएगा इस लड़ाई के बाद, जिसके अंदर एक तरफ अमेरिका होगा, एक तरफ रूस और चीन होंगे, एक तरफ कहीं भारत होगा। अब क्वेश्चन आता है कि क्या जो रूस है उसकी इकोनॉमी इतनी बड़ी नहीं है, तो उसको क्या इम्पैक्ट होगा, और चीन का क्या रोल? देखो, चीन एक बहुत चालाक देश है, चीन बड़े जोरों ध्यान से इसको देख रहा है। चीन ओपनली रूस के साथ नहीं आ रहा। उसकी वजह यह है क्योंकि ये जो उसका ट्रेड है यूरोप से, वो जो प्रेजेंट सिस्टम है उसको सूट करता है, तो वो नहीं बोल रहा। मगर ये सच्चाई है, आने वाले समय में जो रूस है उसका डिपेंडेंस चीन पे बढ़ जाएगा, क्योंकि रूस जो है एक छोटा प्लेयर बन के आएगा चीन के मुकाबले, क्योंकि चीन की इकोनॉमी बहुत बड़ी है, चीन की मिलिट्री पावर है। तो ये एक हेड है, और क्वाड जो है उसका तो अहमियत रहेगी, जो कि इंडो पैसिफिक में है। भारत उसका टूटा नहीं है, भारत जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर है इंडो पैसिफिक में, कंटेन चाइना को। तो सम अप होगा क्या कि आने वाले समय में अब यूनिपोलर वर्ल्ड की बजाय, जहां अमेरिका ही एक सुपर पावर था,
वहाँ मल्टीपोलर वॉर रहेगा। छोटे छोटे देश डर के मारे आपको सामान खरीदेंगे, कुछ एक देश न्यूक्लियर बनने की भी कोशिश करेंगे, जैसे आपके ईरान है, नॉर्थ कोरिया है। वो समझते हैं कि अगर यूक्रेन, जिसके पास 1/3 लार्जेस्ट वेपन थे न्यूक्लियर हथियार, जबकि सोवियत यूनियन का हिस्सा था, अगर वो नहीं देता अपने हथियार, तो क्या आज रूस यूक्रेन पे हमला कर सकता था? तो ये भी एक होड़ लग जाएगी। तो सच्चाई यह है कि अब काफी जो सिचुएशन है वो नाजुक होगी है। अगर आप अपना ध्यान ले जाएं अपने साथ ही कि श्रीलंका में जो हो रहा है, वो भी एक कारण वो है। मुझे पता है कि आप कहोगे कि सर उसकी बात, उसका मैं लगता है कि एक बड़ा अलग टॉपिक है। उसमें we'll discuss इन अ डे और टू, जैसे मौका मिलेगा बात करेंगे। तो अभी आप इसके बारे में और क्वेश्चन पूछे तो मैं बताऊं। एक सवाल मेरा है, क्या नाटो अगर ये यूक्रेन ज्वाइन करता है तो हमें भी कोई खतरा पड़ेगा नाटो से? नहीं, बिल्कुल हमारे को नाटो से कोई खतरा नहीं है। Because आम लोग ये कहते हैं कि नाटो अगर वहां तक आ जाता है, यूक्रेन तक, तो हमारी भी सॉवरेनिटी पे झटका पड़ सकता है। नहीं पड़ेगा। और यूक्रेन। अच्छा, दूसरा सवाल जो है, व्हाट आई फील कि संसार शायद वर्ल्ड इस लड़ाई के बाद दो हिस्सों में बंटने वाला है। चाइना, रशिया, इंडिया एक तरफ और बाकी उस तरफ। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, पहली बात तो यूक्रेन को नाटो में आने से भारत को क्या फर्क है? भारत से बहुत दूर है, भारत का कोई इम्पैक्ट नहीं है। अच्छा, क्योंकि अभी आप देखो, फिनलैंड बात कर रहा है नाटो, फिनलैंड के साथ 1300 किलोमीटर का बॉर्डर है, जबकि आज टर्की ने बोला है कि मैं साथ नहीं दूंगा फिनलैंड और स्वीडन का नाटो में। मगर सच्चाई ये है कि जो अगला क्वेश्चन क्या था आपका? दो ग्रुप्स में मल्टीपोलर वॉर बनेगा कि जिसके अंदर यूनिपोलर वॉर जो आज अमेरिका है, एक तरफ अमेरिका और उसके साथ कंट्री होंगी, रूस और चीन होगा, भारत अलग होगा। देखो, जहाँ भारत चीन के साथ नहीं, भारत का सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि जो भारत को एक प्रकार से डेंजर है वो चीन से, और इसीलिए भारत आज क्वाड का हिस्सा इंडो पैसिफिक। आज आप देखो 3 डिवीजन से ज्यादा अभी भी आई बॉल टू आई बॉल है हमारे लद्दाख में। तो चीन पे तो भरोसा नहीं कर सकता। चीन भारत का दुश्मन रहेगा आने वाले समय में, दुश्मन भी रहेगा, एडवर्सरी भी रहेगा, और कहीं पर कंपिटिटर भी रहेगा, और कहीं पर हम साथ भी रहेंगे, जैसे क्लाइमेट चेंज। बट हमारे शिव शंकर तो अभी भी गुर्रा रहे हैं चीन के ऊपर। नहीं, उसकी कोई वजह है ना, क्योंकि जो देश जो कि उसने 3 डिवीजन लेके भारत के अंदर घुसाया है, हम चाहते हैं कि यथास्थिति अप्रैल 2020 की हो, डिसंगेज करे, डीएस्केलेट करे और डीइंडक्ट करे, तो वो तो नहीं कर रहा। तो इसलिए हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स डॉक्टर एस जयशंकर, तो वो बिल्कुल क्लियर है। I have a question. रशिया का अभी because of NATO उसने it has started a war. Is it that because of the war has NATO become more stronger or has it become more weaker? I somehow sense that because of the Finland fiasco now, NATO is getting more stronger and Russia's reason for attack to the of Ukraine is somehow getting derailed. See, as far as NATO is concerned, it will become powerful. यूरोप में वो क्या रहा था कि काफी अलग अलग टुकड़ियां थी, एक फ्रांस, जर्मनी, इटली, मगर क्योंकि एक कॉमन एनिमी के अगेंस्ट ये सब मिल गए। आज बहुत ज्यादा यूनिटी नाटो में, और यो देश जो कि नाटो में हासिल नहीं होना चाहते थे, फिनलैंड और स्वीडन जो न्यूट्रल थे, वो भी मिलना चाहते हैं। और भी कंट्रियां जो है एप्लीकेशन देंगी। इतना आसान नहीं है नाटो में ज्वाइन करना, मगर आज की तारीख में सच्चाई ये है कि ये नाटो स्ट्रॉन्ग बनेगा और ज्यादा कंट्री नाटो की तरफ आएंगी, जो कलेक्टिव सिक्योरिटी की तरफ जाते हैं। तो इन दिस कॉन्टेक्स्ट इंडिया को व्हाट इंडिया शुड टेक एज अ स्टांस, बिकॉज हम कहीं जो है अलग दिख रहे हैं, बिकॉज हम न्यूट्रल स्टैंड ले रहे हैं एंड कंपेयर्ड टू यूक्रेन हमारे लिए सपोर्ट मैकेनिज्म इतना ज़्यादा नहीं है, क्योंकि ऊपर से चीनी है, नीचे से श्रीलंकन हैं, साइड से बांग्लादेश है, इधर से पाकिस्तान है। इट्स ओनली द सी विच इज सपोर्टिंग अस। इन दैट कॉन्टेक्स्ट एज एन आर्मी चीफ, what is your guidance to the common man of how he should behave and the army that how he should support? And
हाँ बिल्कुल, देखो ऐसा है कि भारत ने जो भी अभी तक स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का मुजाहरा किया है, एक इंडिपेंडेंट पॉलिसी का, हाँ जी। वो काबिल तारीफ है। जी। भारत किसी के साथ नहीं, भारत शांति चाहता है। भारत ये नहीं कह रहा कि टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और सोवरेनिटी को करना चाहिए था रूस ने, मगर ये भी सच है कि भारत कहता है कि लड़ाई बंद होनी चाहिए और बातचीत होनी चाहिए। उसकी वजह है भारत नहीं चाहता ये हो। भारत जो है दोस्ती अमेरिका के साथ भी है, रूस के साथ। रूस से हम 50 से 60% हथियार लेते हैं, हमारा मेंटेनेंस चाहिए, हम कैसे भी दे सकते। तो हम जो है हमारे लिए दोनों तरफ से साथ रहना बहुत जरूरी है। हम इंडो पैसिफिक में अमेरिका के साथ हैं, हम रूस के साथ हैं क्योंकि हमारे साथ वो बहुत ज़्यादा वेपन और का लेन देन है, हमारे स्पेयर पार्ट्स हैं। तो भारत को जो नुकसान एक ही है कि ऑयल के रेट बढ़ गए हैं, जी। फूड बढ़ गया है, इन्फ्लेशन रेट भारत में भी, ये पूरे वर्ल्ड में इसका इम्पैक्ट हुआ है, इसमें कोई शक नहीं। तो ये भारत में भी हुआ है और कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। भारत जो है एक बड़ी इंडिपेंडेंट पॉलिसी लेके चला हुआ है। भारत किसी के प्रेशर में नहीं आता। भारत ने एक और बड़ी अच्छी चीज़ हो गई अभी, शायद जो हमारा मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जिस पे हम चल रहे थे, अब उसकी चलता है, बढ़ावा आएगा क्योंकि हम आगे रूस पे डिपेंडेंट नहीं कर सकते। आज आपको मतलब कि जो हम रूस से हथियार लिए हैं उनके मेंटेनेंस में हम ऐसा कर रहे हैं कि उनको हम इस्तेमाल नहीं करना चाहते, स्पेशली एयरक्राफ्ट वगैरह, सो दैट हमारे जो स्पेयर पार्ट्स हैं वो हमारे पास हैं। राइट टू नो दैट इसके वजह से सिल्वर लाइनिंग हमारे लिए ये है कि हम हमारा मेक इन इंडिया वाला जो स्टोरी है उसको और स्ट्रॉन्ग करें और बेटर करें। बिल्कुल। थैंक्स फॉर दैट। सर एक और क्वेश्चन, हम क्या न्यूक्लियर वॉर की थ्रेट भी फेस कर सकते हैं? देखो न्यूक्लियर हथियार दे आर वेपन ऑफ डेटरेंस, दे आर नॉट वेपन ऑफ वॉर। मगर ये सच्चाई है, गलती में गलती हो सकती है। जब लड़ाई चलती रहेगी थिंग्स कैन गेट आउट ऑफ कंट्रोल। ऐसा ना हो तो अच्छा है, क्योंकि हथियार आप देखें सेकेंड वर्ल्ड के वार के बाद हिरोशिमा नागासाकी में जो एक बार एटम बम डले थे 6 और 9 अगस्त 1945 में, उसके बाद कभी भी न्यूक्लियर हथियारों का इस्तेमाल नहीं, क्योंकि न्यूक्लियर हथियार जो हैं पूरे वर्ल्ड के लिए बर्बाद। 5-6 न्यूक्लियर हथियार पूरे वर्ल्ड को खत्म कर दें। आधे घंटे के अंदर कल परसों स्टेटमेंट म्यूचुअल अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन है। तो एक के पास 6,500 है, एक के पास 6,000 है, किसी को 250 है, किसी को 300 है, भारत के पास भी है। मगर 5 और 6 की जरूरत है पूरे वर्ल्ड को खत्म करने की। तो इसका तो बहुत ज़्यादा डर है और मुझे लगता नहीं कि कोई ऐसी गलती करेगा। अभी तक ऐसा नहीं लगा, मगर कई बार जब लड़ाई बहुत लंबी चल जाती है और कहीं ना कहीं गलती होने का, हाँ बिल्कुल, फ्रस्ट्रेशन होने का, सक्सेस नहीं मिली, लूज कर सकता है, तो ऐसा हो सकता है। इसीलिए भारत कह रहा है कि जितनी जल्दी लड़ाई खत्म हो उतनी जल्दी। तो श्रोताओं, मैं समझता हूं मेजर जनरल अश्विनी ने बहुत ही क्लैरिटी के साथ आज इस विषय को लेकर बहुत अच्छे ढंग से अपने गेस्टाल्ट को, अपने दृष्टिकोण को बहुत स्पष्ट ढंग से हमारे सामने रखा है। और जनरल साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि जिस ढंग से आज आपने इस बात को हमें समझाया है और हमारे श्रोताओं को बताया है, मैं समझता हूं कि इस विषय पर अब तक की डेवलपमेंट में बहुत कुछ आपने इलस्ट्रेट कर दिया है, एग्जाम्पल्स के साथ, इकोनॉमिक फ्रंट पे, मिलिट्री फ्रंट पे, और जो इस समय पूरे वर्ल्ड की जो पावर पॉलिटिक्स चल रही है उसको भी आपने बखूबी हमारे को स्पष्ट किया है। हम तहे दिल से अपने श्रोताओं की तरफ से, अपनी टीम की तरफ से आपका आभार व्यक्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।